नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10। कल हमने दुर्गों का टॉपिक कंप्लीट कर लिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंदिर शिल्प कला। स्थापत्य कला ने न केवल नगर निर्माण यानी भवन दुर्ग निर्माण किया, वर्ण कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप यहाँ के प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ है। यानी यहाँ की कला मंदिरों के अंदर भी देखी गई है। भारत के मानसिक और राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूछा गया कि राजस्थान में मंदिरों का निर्माण किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ, तो ध्यान रखना 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। राजस्थान में 7वीं शताब्दी से पूर्व जो मंदिर बने दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे विराट का मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर, ये प्रश्न पूछा गया है। नगरी का वैष्णव मंदिर, यहाँ मंदिरों का विकास 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा है। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान के जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुज्जर प्रत्यार या महामारू शैली कहा जाता है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रत्यारों ने, सांबर के चौहानों ने और चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। प्रारंभिक दौर यानी 8वीं से 9वीं सदी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिरों में ओसिया, चित्तौड़गढ़, आबानेरी में स्थित है। ओसिया में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जो मंदिर बने उस सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सच्याप माता का मंदिर के पास बड़ा सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर व महावीर मंदिर है। 9वीं सदी में विकसित गुज्जर प्रत्यार शैली के मंदिर में पाली जिले के अहुआ और बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईसा पूर्व, क्रमशः कामेश्वर और रणछोड़ जी का मंदिर है। लगभग 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में हम गुज्जर प्रत्यार शैली का पूर्ण विकास और सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में के किंद या दसनगर का कंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए। गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। किराड़ू बाड़मेर में पड़ता है, जिसे मिनी खजुराहो कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में एक है। इसका शिखर दर्शनीय है। इस क्रम में आगे बढ़ाने वालों में जादौर के गुर्जर प्रत्यार रहे। उसके पश्चात चौहान, परमार, गोहिलों के मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल का मंदिर कुछ गुर्जर प्रत्यार शैली से अलग भी है। उसमें बाडोली का मंदिर, नागदा सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर, ये तीनों मंदिर पेपर में पूछे गए हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिसमें सोलंकी या मारू गुज्जर शैली के अंतर्गत रखा जाता है। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सच्याप माता मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित सम्मिदेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले व लंबे गुड़ाई लिए हुए, यह मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। इस समय एक ही शैली विकसित हुई है, भूमि पर बनाए गए, ठीक है ना। राष्ट्र में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है वो पाली जिले के सेवाड़ी का जैन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर, 12 जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना 12 जिले में। बिजौलिया का उड़ेश्वर मंदिर भी इस शैली के उदाहरण है। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के काल से मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र था जहाँ बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय यहाँ के राजपूत शासकों को था। इस काल के मंदिरों में उदयपुर का जगदीश मंदिर, एकलिंग जी के प्रमुख मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर प्रमुख है। तो ये प्रमुख है, तो पेपर में ही प्रमुख है, याद रखेंगे इनको। यह मंदिर आकार की विविधता के लिए रहे। विशाल और कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विलुप्तता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट और भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं और 17वीं सदी के बाद अलवर शैली के मंदिरों के निर्माण की बहुलता रही थी।
राजस्थान के अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन, स्वरूप का विकास हुआ और इस धर्म की पूजा पद्धति मान्यताओं का अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा का जैन मंदिर है। इसके अलावा रणकपुर, पालिका, ओसिया, जोधपुर का जैसलमेर आदि स्थानों पर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। पाली जिले में सेवाड़ी, घानेराव, नाडोल, नारलोई, सिरोही जिले में वरमाण, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन और करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। चलिए कुछ मुख्य मंदिर दिए गए हैं, इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। फर्स्ट ग्रेड में अभी पूछा गया प्रश्न है ये, परंतु यहाँ जो दिया गया है उसमें ये पूछा था कि कौन कौन से गांव दिए गए थे, तो वो यहाँ नहीं दिए गए हैं। एकलिंग जी का लंकुश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के गोयल शासक बप्पा रावल ने करवाया था। तो एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। प्रश्न बन सकता है। तथा इसका वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के कुछ भागों में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्भुजी प्रतिमा है। एकलिंग जी को मेवाड़ घराने का कुल देवता माना जाता है, जबकि मेवाड़ का शासक शिव को इसका दीवान मानते हैं। इस मंदिर के हाथे में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी स्थित है। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, मैंने ये बताया था आपको। किराड़ू का प्राचीन नाम किराटकूप था, जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप के खड़ीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं शताब्दी में बने ये मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। इसे शिव और वैष्णव मंदिर भी हैं। तो ये देखिए, ये प्राचीन जो कलाकृतियाँ हैं ये ओसिया मंदिर में भी स्थित है और किराड़ू में भी स्थित है। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की दक्षिण कला के साथ साथ गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। किराड़ू को राजस्थान का क्या बोला जाता है? खजुराहो बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? किराड़ू, बाड़मेर। और मिनी खजुराहो बताया था बारावाड़ा है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, हो सकता है पीछे मेरे याद नहीं आ रहा, मैंने किराड़ू वाले को मिनी तो नहीं कह दिया था, अगर कह दिया था आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आमेर में स्थित इस मंदिर का निर्माण कछावा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। ठीक है, तो एक माँ के द्वारा अपने बेटे की याद में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो ध्यान रखना, जगत शिरोमणि मंदिर का। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसे मीरा चित्तौड़गढ़ में आराधना किया करते थे और मान सिंह इसे कहाँ लेकर आए थे? चित्तौड़ लेकर आए थे। फिर है जैन मंदिर देलवाड़ा। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का चरम उत्कर्ष आबू पर्वत प्रसिद्ध देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह राजस्थान, गुजरात की सोलंकी शिल्प कला शैली के प्रमुख नमूने कहा जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 प्रमुख जैन मंदिर हैं। पहला मंदिर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का है। तो ध्यान रखना, ऋषभदेव आदिनाथ पहले इनके तीर्थंकर थे। इसमें 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीम सिंह के मंत्री विमल शाह ने बनाया। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, भीम सिंह का मंत्री था विमल शाह, इसने बनवाया था। इसलिए इस मंदिर को विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला मंदिर है ऋषभ का। ऋषि जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, विमल होते हैं, ऐसे याद करो। ऋषि जो होते हैं वो क्या होते हैं? विमल होते हैं। विमल यानी विमल शाह ने करवाया था। फिर हम नेम किस किस का उठाना है अपने को? नेम कोई भी वस्तु है, नेम मीन्स होती है कसम उठानी। तो हम पानी का लोटा उठाते हैं, भगवान की मूर्ति उठा लेते हैं, तो वस्तु उठाते हैं। क्योंकि तेज आदमी होता है तो वास्तु और तेज ऐसे याद रखेंगे, वास्तु और तेज। तो तेजपाल ने इनका निर्माण करवाया था। इस मंदिर को लूणवशाही के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभ, छतरियाँ, वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग मंडप व नव चौकी कलात्मक अद्भुत है। कलात्मकता क्या है? अद्भुत है। नेक्स्ट है हर्षद माता का मंदिर।
तो ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। हर्ष का मंदिर तो सीकर में है, भैरों का, परंतु हर्षद माता का मंदिर का अब अनिरुद्धोसा में है। तो ये गुर्जर प्रतिहारकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश में मोहम्मद गजनवी ने इसको तहस नहस कर दिया था, मंदिर को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मूलतः यह एक विष्णु मंदिर था। फिर शिव मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसकी मुख्य मूर्तियों में शिव पार्वती और उनके सेवकों की ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण हुणशासकों ने तोरमान ने करवाया था। तोरमान का पुत्र था मिहिरकुल, उसने करवाया था। शिव मंदिर भंडदेवरा 12, ये मैंने बताया था आपको, ये रहा। 12 जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खुजराव या मिनी खुजराव कहलाता है। इसका निर्माण मेदवंशी या राजा मल्यवर्मा ने 10वीं सदी में कराया। यह मंदिर भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। जैन मंदिर रणकपुर पाली का जो जैन मंदिर है, ये अपनी शिल्पकला और भव्यता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इसका निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने कराया। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने का खंभों का अजायब घर कहते हैं। यानी ये खंभे इस तरह से हैं, आप किधर से भी देखोगे ना, जो अंदर मूर्ति है ना, वो आपको कहीं से भी देखोगे वो खंभे बीच में नहीं आएंगे, आपको स्पष्ट दिखाई देगी। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। फिर आता है सचियाप माता मंदिर ओसिया, बहुत गजब का मंदिर है, ये मैं देख के आया हूँ। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है। मथानिया की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ उस तरफ आता है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव और जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से शिव, वैष्णव और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख है। ये सूर्य मंदिर जब आप देखोगे तो आप, नाम तो इतना बड़ा है परंतु है छोटा सा ही वहाँ पे। जैन मंदिरों में महावीर जी का मंदिर और शाक्त मंदिरों में पीपला माता और सत्याप माता के मंदिर प्रमुख हैं। सास बहु मंदिर नागदा, ये सास बहु नहीं था, सहस्त्रबाहु पूरा नाम था, परंतु प्रचलन के कारण इसे सास बहु कहने लग गए, सामान्य बोली के कारण। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गोहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। उसमें 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहु के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान है। ये मंदिर विष्णु सहस्त्रबाहु को समर्पित है। तो ध्यान रखना, ये सास बहु का जो मंदिर है इसका ओरिजिनल नाम सहस्त्रबाहु है। फिर है अपना आता है राजप्रसाद और महल चोरी स्थापत्य। स्थापत्य का विशिष्ट रूप से राजप्रसाद है। राजा का रहने का जो महल होता था उसको बोलते हैं। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का निर्माण भी होने लगा। मैनाल, नागदा, आमेर स्थानों से पूर्व मध्य काल में राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, दरवाजे, खिड़कियां, 2 किनारे कमरों का बरामदों से जोड़ा उनकी विशेषता है। कोई नहीं पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं, पाठ पढ़ना है तो। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण महल विशाल, भव्य और सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के महलों में बनावट और शिल्प में परिवर्तन दिखाई दिया। 15वीं शताब्दी का जब राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ संपर्क किया तो उनका असर यहाँ के महलों पर दिखाई दिया। वहाँ पर फुहारे लगने लग गए, छोटे छोटे बाग बगीचे, बेलबूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबद आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, कर्ण सिंह का जंग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय का प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल, आमेर के दीवाने खास, बीकानेर का कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल और जोधपुर के महल फूल महल आदि यहाँ फेमस कलाएं हैं जिन पर मुगल प्रभाव पड़ा है। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण महलों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, 12 दरियाँ, ग्वाक्स, झरोके, रंग महल आदि जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस प्रमुख है। राजस्थान के महलों में डिंग के महल, जिन्हें जल महल कहा जाता है। ये प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न निकल के आया है, डिंग महल का है, तो ध्यान रखना भरतपुर है। अपने तो डिंग खुद भी जिला बन गया है। डिंग के महलों
के चारों ओर छज्जे के कार्निस हैं जो अलग ही अपना प्रभाव रखते हैं। हवेली स्थापत्य। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियों का निर्माण करवाया। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनी जो परिवार थे उन्होंने अपने अपने गांव में बड़ी बड़ी विशाल विशाल हवेलियां डाल दी, जिनमें रामगढ़ की हवेलियां ये सारी शेखावाटी की हैं, नवलगढ़ की हवेलियां, फतेहपुर की हवेलियां, मुकुंदगढ़ की, मंडावा की, पिलावा की हवेली, सरदार शहर की हवेली, रतनगढ़ की हवेली, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में प्रसिद्ध हवेलियां बननी प्रारंभ हुई। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली आज भी अपनी जाड़ी और कटाई का दुनिया में प्रसिद्ध है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद करो, नथ है ना, ये नथ है ना, ये थोड़ा चल नहीं रहा पे ना, नथ पट्ट साड़े जैसल की, ऐसे याद कर लो इसको, नथ पट्ट साड़े, साड़े से साड़ी और जैसल, तो इसको चारों याद रह जाएंगे। ये नथ पट्ट साड़े जैसल की, तो इसको ये चारों हवेलियां कहाँ हैं? जैसलमेर में है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसी प्रकार बंसी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेली में अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत है। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज भी जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की हवेली, ये भी पेपर में पूछी गई है, बछावतों की हवेली याद रखेंगे, बै से बीकानेर और बै से बछावत। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बछावत द्वारा बनाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोता धर्मशाला सभी पेपर देने वाले जानते हैं, उसके आसपास में मोता की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरी आदि हवेलियां अपने शिल्प वैभव के लिए विख्यात है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं। इनकी सजावट मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय शैली से की गई है या इसमें प्रयुक्त की गई है इन शैलियों को। शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना शेखावाटी की। भित्ति चित्र यानी दीवार के अंदर बताया था ना मैंने आपको, गीला प्लस्तर होता है उसके अंदर कुरेद के बनाई जाती है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालान, पोदार की हवेली, बंगोरिया की हवेली प्रसिद्ध है। ये नवलगढ़ की हवेलियां हैं 4, ध्यान रखना। नई हवेली कौन सी है? नई कब होगा? नया रूप होगा तब रूप निवास हो जाएगा। नया कौन बनेगा? भगत बनेगा, ठीक है। तीसरा पोदार की हवेली, ये सब बहुत फेमस हवेली है नवलगढ़ की, याद रख लेंगे इसको तो वैसे ही। और बगेरिया की हवेली। फिर आती है बिसाऊ की। बिसाऊ में नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयदाल केडिया की और सीताराम संगेतिया की हवेली विख्यात है। तो बिसाऊ वाली में एक याद रखना, ये नाथूराम पोदार वाली इंपॉर्टेंट है। डूंडलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका की, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण केसर देव कानोडिया की हवेली। चिड़ावा में, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, चिड़ावा की बगड़ियों की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है। मेहसर वाली भी इंपॉर्टेंट है। मेहसर कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। और ये सोने और चांदी की हवेली, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये पंसारी की हवेली भी पूछी गई है, ये कहाँ है? श्री माधोपुर यानी सीकर के अंदर स्थित है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की 4 चौक की हवेली और चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यहाँ हवेलियों से कोई प्रश्न आता है तो यहीं से आता है। सीकर में गोरीलाल बियाणा की हवेली, रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण आज भी प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, इंपॉर्टेंट कर लेना, ये मालजी का कमरा। रामनिवास गोयनका की हवेली, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। मंत्रियों की हवेली, ये भी याद रखना, ये चूरू में है। चूरू में क्या, मंत्री बहुत ज्यादा है ना। और मंत्री कहाँ निवास करते हैं? राम जी के माड़िये में करते हैं, माड़िये से मालजी का कमरा याद रखना। जोधपुर, ये इंपॉर्टेंट, जोधपुर क्या है? हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को बड़ा घर बोलते हैं, तो बड़े मियाँ की हवेली। पोखरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाटनियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली आदि इस शैली के उदाहरण हैं। तो ये थोड़े जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आएंगे छत्रियाँ, मकबरे और दरगाह। मृत्यु के बाद जब कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी याद में उसका परिवार क्या करता है, जिसका निर्माण करता है, वही क्या कहलाती हैं? छतरियाँ कहलाती हैं। जयपुर का जैसे गेटौर छतरियाँ ने, गेटौर की फेमस छतरियाँ, तो जितने भी जयपुर के शासक हुए वहाँ उनको दफनाया गया, वहाँ छतरियाँ बनी हुई है। ईश्वर सिंह की नहीं है वहाँ पे। जोधपुर का जसवंत थड़ा,
ये शमशान भूमि बोल सकते हो आप इनको। कोटा का छत्रविलास बाग और जैसलमेर का बड़ा बाग है, छत्रियों के हिसाब से बड़ा फेमस है। छत्रियाँ मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में, अब इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू हो जाएंगे। अलवर में मूसी रानी की छतरी, ये पूछा गया प्रश्न है। मूसी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है। फतेह गुंबद करौली में गोपाल सिंह की छतरी इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि करौली का पहले नाम था गोपाल, श्री गोपाल पाल नाम था करौली का, तो गोपाल सिंह की छतरी। बूंदी में 84 खंभों की छतरी, मैंने आपको बताया था बूंदी का क्या रेट है, 84 रुपये, ऐसे याद करो। रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याण की छतरी और गेटौर में स्वाई जय सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा और जैसलमेर में राजाओं और पालीवालों की छतरियां स्थापत्य का विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पूछा जाता है, लगभग अजमेर में है। मोइनुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है। आस्था का केंद्र के साथ स्थापत्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। दीवान शाह का दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। मीठे शाह की दरगाह, मैंने बताया था मीठा क्या होता है, गन्ना होता है, गै से गन्ना याद रख लेंगे। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नर्ड पीर झुंझुनवाड़ा। अब्दुल पीर की मंजार भवानपुरा में है। मीर साहब का दरगाह, मीरा साहब का दरगाह कहाँ है? बूंदी में है। ख्वाजा फकरुद्दीन, मैंने कहा फकर हो के आदमी कहाँ घूमता है? गलियों में, और गलियाँ कहाँ की है? गलियाकोट डूंगरपुर की है, ये याद रखेंगे। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में, ये मुस्लिम स्थापत्य कला की दृष्टि के समन्वय के प्रतीक हैं। तो अगर पाठ छोटा, हाँ बस थोड़ा ही रहा है। फिर है जल स्थापत्य। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है और यहाँ पर क्या जलों को संग्रहण करने के लिए यहाँ सरोवर बने तो उनका हमने सर उठा लिया। सर यानी कुएं, बावड़ियाँ, टांके यहाँ बने हैं। तो प्रमुख टांके कौन कौन से देख लेते हैं। बांदुकुई के नाम से किसी बांदी दासी द्वारा बनाए कुएं का नाम पड़ा। बटाउडू गांव बाड़मेर में संगमरमर से बना हुआ कुआ है, वो दर्शनीय है। तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि पानी संग्रहण का निम्न में से एक साधन कौन सा है, तो ध्यान रखना टांका। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण, इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं। जयपुर का जयगढ़ का किला प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियर के उत्तम प्रमाण थे। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियों का बड़ा महत्व है। बावड़ियाँ यहाँ गाँव के अंदर हुआ करती थी, राजमहलों में होती थी। ये राजपरिवार सदस्य, रानियाँ, राजमाताएं, श्रेष्ठ वर्ग इत्यादि द्वारा बनाई जाती थी। इनकी निम्नलिखित सूचनाएं शिलालेखों पर अंकित की जाती थी और जिसमें निर्माता और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती थी। बांदीकुई के निकट बनी आबानेरी, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि आबानेरी चांद बावड़ी कहाँ की फेमस है? बांदाकुई, दौसा। राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। इसका निर्माण चांद नामक राजा ने करवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रामरस दे ने करवाया था। किसकी पत्नी थी? राज सिंह की पत्नी थी। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने बनवाई थी, याद रखना है इसको, बहुत बार पेपर में आ गई है। तो 3 बावड़ी हमने पढ़ी है। पहली तो आबानेरी की चांद बावड़ी थी, इसका निर्माण तो चांद ने करवाया था। दूसरी हमने पढ़ी है त्रिमुखी बावड़ी, इसका निर्माण किसने करवाया था? त्रिमुख यानी राम रस दे। त्रिमुखी 3 मुंह है तो उसमें क्या देना है? राम रस देगा उनमें, ठीक है। और चौथी है अपनी नौलखा। नौलखा किसने बनाई थी? तो नौलखा कौन होता है? नौलखा मंगा दे उन्नण दिखे बिराज, यानी जो प्रेम करता है। प्रेम का मतलब प्रेमल देवी, याद रखेंगे इसको। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने करवाया। यह भी पेपर में पूछ लिया है। अब बताओ, बावड़ी से संबंधित कोई भी प्रश्न अपने को नहीं छोड़ना है। तो ध्यान रखना, रानी कौन थी? रानी जी की बावड़ी। रानी जो होती है ना, वो बड़े बड़ी नाथ रखती हैं, ऐसे याद रखना, बड़ी बड़ी नाथ रखती है। तो नाथावती ने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 बावड़ी कराई हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट और चारों ही पेपर में पूछी गई। राजस्थान के दक्षिण भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे जो इस प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये भाग अधिकांशतः पहाड़ी है और 2 पहाड़ों के बीच में के स्थान को रोककर धूल और पत्थरों को बांध बना दिया जाता था। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब से जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का होता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती थी, उन्हें पक्के बांधों से जोड़ दिया जाता था। जैसे इन बांधों में देखें तो पिछोला उदयपुर में है, गेवसागर डूंगरपुर में है, राजसमंद राजनगर
जयसमंद डेबर झील बड़ी प्रसिद्ध है। इसके निर्माण की आपत्ति 11वीं से 17वीं शताब्दी में काम में ली गई। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। ठीक है, कौन सा? राजसमंद बांध नाम ही है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया था। इस बांध पर 9 चौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई हैं जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया, 9 चौकी की पाल कहाँ है? ध्यान रखना, राजसमंद झील पर है। चलिए, ये पाठ हो गया अपना पूरा। अब ये प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कर लीजिए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो इन प्रश्नों में समय लगेगा, तो आप इन प्रश्नों को खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसके प्रश्न हैं, सारे दिखा देता हूँ। मिलान बिगाड़ सारे प्रश्न आप कर लीजिएगा आराम से रोक के वीडियो को। ये देखिए, ये मिलान वाला प्रश्न है, आराम से रोक के इसको कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।